नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन एजेंडा में एजेंडा छत्तीसगढ़ में आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है मुस्लिमों के निशाने पर वक्फ की संपत्ति। क्या कारण है? दरअसल ये तो सभी जानते हैं कि देश के वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिस बीच वक्फ की संपत्तियों की जांच के लिए दिल्ली से आई 10 सदस्यीय टीम ने राज्य की कई संपत्तियों का निरीक्षण किया। टीम के साथ छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज भी थे। दरअसल निरीक्षण के बाद वक्फ बोर्ड ने बड़ा दावा करते हुए राज्य भर में करीब 400 संपत्तियों पर मालिकाना हक जताते हुए नोटिस जारी किया है। इसमें से राजधानी रायपुर के मुख्य कारोबारी स्थल मालवी रोड और हलवाई लाइन की करीब 40 दुकानों को अपनी मिल्कियत बताया है। वक्फ बोर्ड ने इस दुकानों को जमीनों को वक्फ की संपत्ति बताते हुए दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। वक्फ बोर्ड के इस दावे के बीच व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने यह जमीन वैध रूप से खरीदी है या लीज पर ली है। मामले में खास बात यह है कि एक और न केवल राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुस्लिम हैं, वहीं इनके साथ कई दुकानदार भी मुस्लिम समाज से हैं। छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड का कहना है कि जितनी दुकानों को नोटिस दी गई है वही कांग्रेस का कहना है कि गैर कानूनी तो कार्रवाई हो, लेकिन नियम के तहत अगर उन्हें यथावत होना चाहिए। चर्चा शुरू करने के पहले आइए हम सुनते हैं कि इस मुद्दे पर माननीयों का क्या कहना है। कुछ मुतवल्लियों की मिली भगत होने के कारण ही वह प्रॉपर्टी बिकी है। बाकी वक्फ एक्ट कहता है कि वक्फ की 1 इंची भी जगह बिक नहीं सकती किराए से। ये पूर्णतः फर्जी रजिस्ट्री की गई है। वहाँ पर किसी थर्ड आदमी को खड़ा करके रजिस्ट्री करा दी गई है। जो वक्फ किया था उनके परिवार के लोग भी नहीं शामिल है। तो मुतवल्ली और आरआई पटवारी की मिली भगत से हुआ है। बाकी ये विष्णुदेव सिंह की सरकार है, भ्रष्टाचारी मुक्त है और जो भी अतिक्रमणधारी रहेगा उसको हटाया जाएगा। के लिए जो जांच के लिए कमेटी बनी है वहां पर जांच करने की जानकारी मिली है और निश्चित तौर पर जांच में ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और ठीक है, यदि गैर कानूनी हुआ है तो निश्चित तौर पर उसको कार्रवाई की जानी चाहिए और यदि कानून के भीतर किया गया है, नियमों के अंदर किया गया है, तो वो उसको यथावत रखना चाहिए। जो गैर कानूनी है उस पर जरूर जो है कार्रवाई करे उस पर। देखा आपने, 40 दुकानें हैं, 40 दुकानों पर बेच दिया गया है। दुकानदारों का कहना है कि हमने खरीदी है या लीज पर ली है, लेकिन जब जांच होती है तो ऐसी पता नहीं देश में कितनी संपत्तियां होंगी जिन पर, जैसा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने अभी बात कही है कि कुछ लोगों की मिली भगत से इनको खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। आइए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आपको मिलवाते हैं हमारे गेस्ट से। सबसे पहले हम आपको राजकुमार राठी जी हमारे साथ, जो अभी भाजपा के प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ चैनल में बैठे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ अभय नारायण राय जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल द्विवेदी जी हैं, आपका अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम अनिल जी के पास ही आना चाहते हैं। अनिल जी, जैसा कि पूरे देश भर में चर्चा चल रही थी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के और राजधानी में ही ये सामने चीज निकल कर आई है कि ऐसी कितनी संपत्तियां हैं जिनका पता नहीं है और उसका कुछ लोग अपने स्तर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा यहाँ 40 दुकानों की बात आई है कि उन 40 दुकानों को बेच दिया गया या लीज पर दे दिया गया या किरायानामा कर दिया गया। और जब वो निरीक्षण करने टीम आती है तो उसमें खुद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हैं। लेकिन ये इतनी बड़े मामले जब रायपुर में ही निकल के आ रहे हैं तो रायपुर में के अलावा देश के पूरे, अगर हिंदुस्तान भर की बात की जाए तो कितनी संपत्ति होगी जिसका इस तरीके से मिसयूज हो रहा होगा। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। देखिए शिशिर जी, निश्चित तौर पर वक्फ संशोधन बिल अब केंद्र से पास हो गया है और राष्ट्रपति ने भी सिग्नेचर कर दिए, तो अब वो कानून बन गया है। और इस कानून को लागू करने के पीछे 2-3 प्रमुख नियम थे। और ये था कि विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों की संरचना में परिवर्तन कर गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना जी। दूसरा है सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर कलेक्टर को उसको नियुक्त करना, जिसमें वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई जी। तीसरा है वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी, कलेक्टर ऐसी संपत्तियों का स्वामित्व निर्धारित करेगा। और चौथा है न्यायाधिकरण के निर्णयों की अंतिमता को निरस्त कर दिया गया है। विधेयक में उच्च न्यायालय में सीधे अपील का प्रावधान किया है। और ये चारों विशेषताएं निश्चित तौर पर
जो भ्रष्टाचार वक्फ में फैला था, वक्फ की संपत्तियों में फैला था, उसे खत्म करने में सहायक सिद्ध होगा। डॉक्टर राज यदि आज छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों की जांच की मांग कर रहे हैं तो ये वैसा ही है जैसा कि बाकी राज्यों में भी भ्रष्टाचार हुआ जी। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहूंगा जी। 1990 से 2003 तक जी वहां पर 7,000 संपत्तियां अवैध किराए पर चढ़ा दी गई वक्फ बोर्ड की जी। किराया आता था 14,000 15,000 रुपए और वक्फ के रजिस्टर में चढ़ता था 2,200-2,300 रुपए जी। तो जो भ्रष्टाचार वक्फ में हो रहा था उस भ्रष्टाचार को ये कानून खत्म करेगा। डॉक्टर राज की पहल उसमें भी कहीं न कहीं एक उसी रास्ते पर आगे बढ़ने की पहल बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार है। फिर ये है कि वक्फ की जो संपत्तियां थी उसमें बड़े बड़े लोग कब्जा जमा के बैठे थे, गरीबों का कोई भला नहीं हो रहा था। जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अगर वक्फ की संपत्तियों का गरीबों के लिए कल्याण होता तो आज बहुत से मुस्लिम बंधु पंचर नहीं बना रहे होते। तो निश्चित तौर पर उनका इशारा साफ तौर पे था कि जो बड़े लोग हैं उनको इस बात से डर है कि अगर ये कानून आ गया तो उनका जो भ्रष्टाचार है, उनकी जो ज्यादती है, उनकी जो मोनोपल्ली है वो रुक जाएगी। मैं एक सवाल और यहाँ से करना चाहूंगा आपके दर्शकों के सामने कि जब हिंदू बोर्ड में, जब मंदिरों के ट्रस्ट में, वैष्णो देवी के दरबार में कई मुस्लिम बंधु ट्रस्ट में मेंबर हैं, तो वक्फ में हिंदू क्यों नहीं हो सकते? तो ये ऐसे प्रावधान केंद्र सरकार ने किए हैं। निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं मुस्लिम बंधुओं को डराने की बात नहीं है। वक्फ को ईमानदारी के साथ लागू करने की जरूरत है ताकि वो गरीबों के कल्याण के लिए आगे आए। और निश्चित तौर पर डॉक्टर राज की पहल भी इसी चरण में आगे बढ़ी है। बिल्कुल अनिल जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं अभय नारायण जी के पास आना चाहता हूं। अभय नारायण जी, चूंकि जैसे ही संभावना व्यक्त की जा रही थी, अब पूरे देश में सर्वे हो रहा है और रायपुर में ये बात निकल कर आई है। ये तो एक संपत्ति की बात की गई है, लेकिन टीम ने 400 से ज्यादा छत्तीसगढ़ में चिन्हित की हैं प्रॉपर्टियां। तो आपको लगता है कि ये अच्छे काम में आएंगी, क्योंकि इन पर जो लोग कब्जा करे हुए थे उनसे ले लिया जाएगा और ये गरीब मुस्लिम परिवार के लिए बहुत बड़ा सहायता होगी इससे? सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात रखूंगा जी। 1954 में वक्फ अधिनियम बना जी, फिर उसमें वक्फ बोर्ड का गठन हुआ जी, 1995 में और संशोधन किए गए जी, और शक्तिशाली भी उसको बनाया गया जी। और वक्फ क्या है? एक धर्म विशेष के लोग जो संपत्ति दान करते हैं उन संपत्तियों का समायोजन और सर्वहित में उनके लिए चाहे मंदिर मस्जिद बने, कब्रिस्तान बने, मदरसे बने, उसमें उसका उपयोग हो, ये उद्देश्य से वक्फ का गठन किया गया। अब रही भ्रष्टाचार की बात, कमी बेसी की बात, तो आज सरकार में ले लें, कहीं भी ट्रस्ट में ले लें, कहीं भी निजी जीवन में किसी के ले लें, तो ये तो अब शिष्टाचार भ्रष्टाचार लगता है कि अब बात ही खत्म हो गई है। अनिल भैया ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो संशोधन होना चाहिए, समय समय पे चर्चा होनी चाहिए, संशोधन होना चाहिए। वक्फ पे भी संशोधन हुआ, जेपीसी की समिति बनी और जो जेपीसी बनी लोकसभा की, उसमें देखा गया कि सर्वसम्मति नहीं बन पाई। बहुमत के आधार पे कानून बनाना बहुत आसान है, उसको लागू करना बहुत कठिन काम है। लागू तो आप तभी कर पाएंगे कि जिस समाज के लिए, जिस वर्ग के लिए, जिस धर्म की बात कर लें, जिस धर्म के लिए आप जिस कानून को बना रहे हैं वे लोग भी सहमत हो जाएं, उनका भी उसमें योगदान हो, कि चाहे वो 2 महीने बाद होते, 4 महीने बाद होते, इतनी हड़बड़ी क्या थी? बहुमत है, संसद में आप बात कर लेंगे। आपने 370 हटा दिया, आपके पास बहुमत था, लेकिन क्या आतंकवाद रुक गया? क्या कश्मीर पुराना कश्मीर बन गया? क्या कश्मीर के लोगों को उसका फायदा मिल रहा है? इस पे भी तो बात होनी चाहिए। तो वक्फ की तमाम परिवर्तन का हम तब स्वागत करते जब ये सर्वसम्मति से होता, उस वर्ग के लोगों को भी आप शामिल। अब इसमें गरीब और अमीर से जोड़ा जा रहा है, अब इसको भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा है, इसलिए जोड़ा जा रहा है कि हिंदू क्यों नहीं रहेंगे? भाई किसी के धर्म के हिसाब से कोई बोर्ड बना है और उसका धार्मिक बोर्ड है, उसको सहमत करो ना। देश का हर आदमी भारतीय है, वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख तो बाद में है, लेकिन ये भावना पैदा हो जाए ना कि हम भारतीय हैं, हम सबको एक साथ रहना है। एक तरफ आप मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करो और दूसरी तरफ कहो कि हिंदू क्यों नहीं रह सकते। तो मैं तमाम चीजों के बाद जो रायपुर की घटना हुई है
रायपुर में आज की तारीख में 3 इंजन 4 इंजन की सरकार है। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, निगम में आपकी सरकार, कलेक्टर आपका, छत्तीसगढ़ शासन के सचिव आपके। आप जांच करवा लीजिए। सलीम राज जी आपकी पार्टी के हैं, जो आज वक्फ बोर्ड के प्रमुख हैं, वो जांच करवा लें। लेकिन न्याय होना चाहिए। अगर गलत हुआ है तो जिसने भी गलत किया है, वक्फ बोर्ड के नियमों की अनदेखी की है, भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया है, उनके नाम सामने आने चाहिए, चाहे वो किसी लेवल के। बिल्कुल अभय जी, हम आपके पास आएंगे। अभय जी, हम आपके पास आ रहे हैं। हम नए कानून का डर अभय जी, हम आपके पास आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात सुनेंगे। राजकुमार भाटी जी से पूछ लेते हैं। राजकुमार जी, जैसा श्री अनिल द्विवेदी जी ने कहा है और जिस तरीके से अभी राय साहब ने बोला है, अभय नारायण जी ने, आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड का कानून लागू करने में आम सहमति लेने की जरूरत बता रहे हैं राय साहब? देखिए शिशिर जी, ये जो वक्फ बोर्ड आया है इसमें हुई है और होने के बाद ये लोकसभा से पारित हुआ, लोकसभा के बाद राज्यसभा से पारित हुआ, दोनों जगह से पारित होने के बाद राष्ट्रपति महोदया के पास गया, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। अब ये देश का कानून है और देश के कानून को मानने की बाध्यता हर वर्ग की है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। देश में जो भारत में जो संविधान में जो नियम बन गया है उसको मानने की बाध्यता है। और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो मुस्लिम समाज के भाई है बहन है अपनी संपत्ति को दान करते हैं या जो छोड़ के चलेगा संपत्ति को, वक्फ बोर्ड उनका संरक्षण करता है और संरक्षण के माध्यम से उससे जो इनकम होती है उसका जो मुस्लिम समाज के लिए उपयोग होना चाहिए। जो मुस्लिम भाई पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन ये हो नहीं पाया। आप जब से देखेंगे वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है उसके बाद से जो संपत्ति का उपयोग होना चाहिए, ना तो उसमें विश्वविद्यालय बना, ना उसमें महाविद्यालय बना, ना उसमें स्कूल खोले गए, ना उसमें जो है अनाथ आश्रम बना। किसी प्रकार से ऐसा काम हुआ नहीं कि वो आम जनता के लिए उपयोगी हो या मुस्लिम समाज का जो कमजोर तबका है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, इसमें से कोई प्रयोजन पूरा हुआ नहीं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से कानून लाया गया है कि इसमें जो है मुस्लिम समाज के साथ साथ गैर मुस्लिम समाज का व्यक्ति भी सदस्य रहेगा, जिलाधीश महोदय को भी उसमें अधिकार दिया गया है, तो निश्चित रूप से सुधार दिखेगा। जी, अभी तो कानून बना है, धीरे धीरे जो है इसमें इम्प्लीमेंट होगा और जब इम्प्लीमेंट होगा तो इससे जो मैं समझता हूँ जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम समाज है, जिसको 60 साल तक कांग्रेस ने वोट बैंक में इस्तेमाल किया, आप देखेंगे आज सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर में कोई पिछड़ा हुआ है तो मुस्लिम समाज है, एजुकेशन सेक्टर में आप देखेंगे कोई पिछड़ा हुआ है तो मुस्लिम समाज है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखेंगे क्या प्रधानमंत्री जी की 250 योजनाओं की बात करूं, क्या प्रदेश के विष्णुदेव साय की सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाओं की बात करूं, हमने किसी को आवास देते समय, प्रधानमंत्री आवास देते समय किसी की जाति नहीं पूछी, किसी को गैस सिलेंडर देते समय उसकी जाति नहीं पूछी, किसी का जनधन खाता खोलते समय जाति नहीं पूछी, किसी को सुलभ शौचालय देते समय जाति नहीं पूछी। शिशिर जी, आपको बताना चाहूंगा, इंदिरा जी को एक बार जो है फ्लाइट खराब होने के कारण ट्रेन से सफर करना पड़ा और उन्होंने देखा ट्रैक के किनारे महिलाएं जो है शौच कर रही है। दूसरे दिन इंदिरा जी का बयान आया कि देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो ट्रैक के किनारे बैठ के शौचालय जो है शौच जा रही है, लेकिन किया कुछ नहीं। इसी प्रकार से मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है नक्सलवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया था कि नक्सलवाद देश की सुरक्षा के लिए जो है वो खतरा है, लेकिन नक्सलवाद को समाप्त करने की बात नहीं की। इनको कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने संकल्प लिया है शिशिर जी कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद मुक्त होगा। और आप देख रहे हैं 126 जिले जो है पूरे हिंदुस्तान में नक्सलवाद से प्रभावित थे। अब मात्र 12 जिले में नक्सलवाद बचा है, 114 जिले से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की काम करने की इच्छा शक्ति है। हम लगातार जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश की हम बात कर रहे हैं शिशिर जी, तो लगभग नक्सलवाद जो है समाप्ति की ओर है। पूरे प्रदेश में जो है नक्सलवाद सिमट रहा है, कुछ जिले में ही जो है वो बचा हुआ है। और मार्च 26 का हमारा जो कमिटमेंट है, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश इससे पहले नक्सलवाद से मुक्त होगा। आपको मालूम है शिशिर जी, नक्सलवाद विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है, नक्सलवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज बस्तर के सुदूर इलाकों में अगर आधारभूत सुविधा नहीं पहुंच पा रही थी कांग्रेस शासन में, तो ये नक्सलवाद के कारण था। आप देखेंगे चरपाई से 76 किलोमीटर जो है पेशेंट को लाया जाता था, आधारभूत सुविधा नहीं पहुंच रही थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंच रही थी। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ देने की बात
जो लोग नक्सलवाद से ग्रसित हैं, जो नक्सलवाद से वापस आ रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनको सारी योजनाओं का लाभ, रायगढ़ की हम बात करें तो रायगढ़ में जिन्होंने समर्पण किया उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, शासन की सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नक्सली है उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, क्योंकि मानवता सबसे पहले है। चलिए ठीक है भाटी जी, चूंकि ये हम बात पे चर्चा कर रहे हैं, वो नक्सल पे चला गया मामला, क्या आपको लगता है कि जैसा अभी राज साहब ने कहा, डॉक्टर राज जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ था और ऐसे में अगर कलेक्टर जांच करेंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? निश्चित रूप से शिशिर जी, जब से डॉक्टर राज वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, आप देखेंगे लगातार वो जो है सब, अभी बीच में मैं उनके कार्यालय में बैठा था, बहुत सारे पेपर्स दिखा रहे थे जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लेकिन उस पर जो है किसी ने कब्जा कर लिया है। ऐसी सारी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग उन्होंने की है और उसका आप देखेंगे पेपर में भी प्रकाशन हुआ है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और इस पर कब्जा है। उसका जो लाभ मुस्लिम भाइयों को मिलना चाहिए, उस संपत्ति का उपयोग होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर राज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को से फायदा मिलेगा। कांग्रेस को इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। राजकुमार राठी जी, आप बने रहिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी के पास आना चाहता हूं। अनिल जी, क्योंकि जैसा अभी राजकुमार राठी जी ने कहा है और उसके पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने, राय साहब ने जो बात कही थी, अभय नारायण जी ने, क्या आपको लगता है कि यह वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के विकास के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आएगा, क्योंकि इसकी संपत्ति का सदुपयोग इनके उत्थान के लिए होगा, शिक्षा के लिए होगा, रोजगार के लिए होगा, स्वास्थ्य के लिए होगा? बिल्कुल, राजकुमार जी और आदरणीय राय साहब दोनों जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दलों के नेता हैं और दोनों निश्चित तौर पर जनता के कल्याण के लिए ही सोचते हैं। तो मैं भी उनकी बातों से सहमत हूं और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ बात कहूंगा। देखिए, वक्फ किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे उद्देश्य के लिए संपत्ति का स्थायी समर्पण है जिसे मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ माना जाता है, जैसे मस्जिदों और कब्रिस्तानों का रखरखाव, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना और गरीबों और विकलांगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये 3 बड़े उद्देश्य वक्फ के होते हैं। लेकिन ईमानदारी से हम कह सकते हैं कि क्या इसका वाकई में गरीबों को फायदा होता? क्या वक्फ का पूरा मुस्लिम समाज इसका फायदा उठा पाता था? और इसीलिए आप देखिए कि वक्फ कानून पास हो गया तो उसका स्वागत सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने किया। मुस्लिम महिलाओं को वक्फ के बोर्ड में रहने की इजाजत नहीं थी। ये कानून पास होने के बाद अब महिलाएं भी उसमें सदस्य बन सकेंगी। और मैं एक बड़ा आश्चर्य बात बताता हूँ कि वक्फ कानून लागू होने के बाद और वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी और कलेक्टर उसका हिसाब लेगा। अभी तक ये होता नहीं था और इसके निश्चित तौर पर इसके पीछे भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण था। और एक बड़ी बात मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, जहां तक हिंदू मंदिरों की बात है, कि आप देखिए कि वक्फ में जो संशोधन केंद्र सरकार ने किया है, ये पहली बार नहीं हुआ है। कई राज्यों ने 1913, 1923 और 1954 में कानून पारित करते हुए वक्फ बोर्ड में संशोधन किए थे। राज्य सरकारों ने संशोधन किया था, तब तो मुस्लिम समाज को आपत्ति नहीं हुई। क्यों केंद्र सरकार कर रही है तो ही आपत्ति हो रही है आपको? क्योंकि अब वो कानून पूरे देश में लागू होगा, वक्फ की संपत्तियों पर एक सरकारी नजर रहे। आप हिंदू मंदिरों का इस्तेमाल देख लीजिए। तिरुपति तिरुमला बोर्ड देश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, वहां का चेयरमैन एक मुस्लिम बनता है, हिंदू समाज को आपत्ति नहीं होती है। वैष्णो देवी ट्रस्ट में जो वहां का ट्रस्ट है, वहां का चेयरमैन कई बार मुस्लिम समाज से बनते हैं, कभी हिंदू समाज को आपत्ति नहीं होती है। और जबकि केंद्र सरकार ने हिंदू मंदिरों में तो बकायदा तानाशाही लागू कर रखी है। एक भी मंदिर अगर बनेगा तो उसका कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है। जिस मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है, जो दक्षिणा आती है, वो सारा पैसा सरकार अपने खाते में लेकर के चली जाती है। तो हिंदू समाज को कभी आपत्ति नहीं हुई, लेकिन वक्फ बोर्ड में संशोधन हो गए तो ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आ गया है, जैसे कि पूरा मुस्लिम समाज में विरोध में उतर गया। अभी आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में किस तरह के दंगे और आतंक हिंसाएं हो रही है। कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कानून से कोई कानून पास हुआ संसद से और उसको लागू नहीं करेंगे? कैसे ये राज्य सरकारें कहते हैं? तो ये मुस्लिम समाज बहुत इससे खुश है।
जो मोनोपल्ली थी बड़े मुस्लिम समाज के लोगों की वक्फ पर, उनका दबदबा खत्म होगा, सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा और जो वक्फ की संपत्तियां उसका सही रखरखाव होगा, समाज की देखरेख में रखरखाव होगा। डॉक्टर राज यदि छत्तीसगढ़ में वक्फ की संपत्तियों की बात कर रहे हैं तो शिशिर जी वो 6000 से ज्यादा संपत्तियां हैं, जिनमें से 20 से 25% जो है वो करप्शन की भेंट चढ़ चुकी है। वह कहीं पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं, कहीं पर मदरसे खोल दिए गए अवैध तौर पर और उन बिल्डिंगों को किराए पर दे दिया गया है, लेकिन वो वक्फ के काम नहीं आता है, वो लोगों की प्राइवेट जेब में पैसा चला जाता है। तो डॉक्टर राज की चिंता भी वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो केंद्र सरकार की है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड को जो सुधार किए गए हैं वह मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए किए गए हैं। इसको बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए इससे कहीं मुस्लिम समाज को दबा दिया जाएगा या हिंदू समाज को इसके कहीं उनको ला करके बैठाया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ राजनीतिक तत्व हैं जो उन्हें भड़काना चाहते हैं, मुस्लिम समाज को इसे समझना होगा। 3 तलाक वाला मामला भी आया था, इसमें कितना नुकसान हो गया, कुछ नहीं हुआ, मुस्लिम महिलाओं ने उसका खुलकर स्वागत किया। तो जिस भी समाज में सरकार हस्तक्षेप करके यदि संशोधन करती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, न कि छोटा दिल और संकुचित दिमाग रखते हुए उसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, बहुत सही बात कही आपने। क्योंकि भाई नारायण जी, हमारे पास समय की कमी है, 1 मिनट में आप अपना पक्ष रखिए ताकि मैं इसके बाद राजकुमार राठी जी के पास उनका वर्जन भी ले सकूं। जी शिशिर जी, समय कब से बहुत कहने की है जी, मैंने एक ही लाइन कहा जी कि देश का कोई कानून बनाइए, हाँ, आप सर्वसम्मति करिए, जी चाहे सभी 542 लोग की संसद है, जी वो बहुमत की संसद नहीं है, जी वो 542 लोगों से मिलकर संसद बनी है। जी। राज्यसभा के संसद राज्यसभा में, लोकसभा के संसद लोकसभा में, तो कहीं तो सहमति बने। इसी तरह की बातें किसान बिल को लेकर की गई, जी किसान आंदोलन किए, जी आपने किसान बिल वापस लिया, जी क्यों वापस लिया? पास हो गया था, हम्म, संसद में पास हो गया था, उसके बाद आपने वापस लिया, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, तो कल को आपको माफी मांगना पड़े, वापस लेना पड़े, उससे पहले आप अमीर हिंदू, अमीर मुसलमान, गरीब मुसलमान, अमीर हिंदू, गरीब हिंदू, इसमें देश को मत बांटिए साहब। ये साहब, भारत सबका है, भारत का कानून है, और कलेक्टर तो हमेशा पावरफुल है राजस्व के मामले में, वित्त सचिव जो राजस्व सचिव हमेशा पावरफुल है। छत्तीसगढ़ शासन और छत्तीसगढ़ के प्रशासन को तो अधिकार है जमीन का, वो तो कभी भी जांच कर सकती है। लेकिन वक्फ बोर्ड जिन उद्देश्यों से बनाया गया था, जिन उद्देश्यों की पूर्ति उससे हो रही थी, अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो पूरे समाज का आपको सहमति मिलना चाहिए। बिल्कुल एक भी बिल्कुल आदमी अभय नारायण जी, हमारे पास समय की कमी है। मैं राजकुमार राठी जी से 1 मिनट में, राजकुमार जी आप जैसा कि नारायण राय जी ने कहा है, अभय जी ने, आप अपना पक्ष रखिए। देखिए शिशिर जी, आपको जानकारी है कि किस प्रकार से हमारी सरकार जो है महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, और जो संपत्ति है मुस्लिम महिलाओं को अधिकार, तो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये अधिकार महिलाओं को दिया है, वो भी वक्फ बोर्ड में सदस्य बन सकती है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा है कि वक्फ बोर्ड जो है जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है कि उससे मुस्लिम समाज का कल्याण हो, इस भावना को लेकर जो है इसमें संशोधन किया गया है और इससे मुस्लिम समाज का भला होगा। कांग्रेस दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, लेकिन मुस्लिम समाज इस बात को समझ गया है इस प्रदेश और देश का कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मुस्लिम समाज का भी कोई हितैषी है। जिस प्रकार से आप देखेंगे वक्फ बोर्ड पारित हुआ कानून, और जिस प्रकार से महिलाएं आई सामने आई, जिस प्रकार से मुस्लिम समाज सामने आया, तो निश्चित रूप से वो समझ रही है कि इससे है ये हमारे ही कल्याण होगा। और 60 साल तक कांग्रेस ने इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, इनको पिछड़े के रूप में रखा, इनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया। आज हेल्थ सेक्टर की मैं बात कर रहा था, आज मैं एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा था, सबसे ज्यादा कोई है पिछड़ा हुआ तो मुस्लिम समाज है। भारतीय जनता पार्टी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से मुस्लिम समाज इसका स्वागत करेगा। बिल्कुल राठी जी, चूंकि समय की कमी है, ये जो कानून आया है वक्फ संशोधन बिल, उसके माध्यम से सर्वे हो रहा है और सर्वे में जो संपत्तियां निकल कर आ रही हैं उनसे अब कई राज्यों से पर्दा उठ रहा है। और यही मंशा भारत सरकार की, यही मंशा छत्तीसगढ़ सरकार के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की है। और जो कमेटी है, ये जिस तरीके से 40 दुकानदारों का मामला सामने आया है,
उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभय नारायण राय जी जुड़े, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री राजकुमार राठी जी जुड़े, भाजपा के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।